नमस्कार दोस्तों, सृजन संवाद के पटल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हमारी मेहमान हैं जानी मानी कवयित्री, कथाकार सुश्री नेहा वैद्य जी। मैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले चाहूंगा कि उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आप सबके सामने साझा करूं। नेहा जी के 2 गीत संग्रह चांद अगर तुम रोटी होते और एक फूल तब खिला प्रकाशित हो चुके हैं। देश की विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में आपके गीत, आपकी गजलें, कहानियां, लघु कथाएं प्रकाशित होती रही हैं। तमाम साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मानित किया जाता रहा है। आकाशवाणी दिल्ली और मुंबई के द्वारा प्रसारित होने वाले साहित्यिक कार्यक्रमों में आपकी साहित्यिक सक्रिय भूमिका रही है। नेहा जी, सृजन संवाद के पटल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी, सभी को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। दोस्तों, किसी भी रास्ते पर किसी भी व्यक्ति के जो पहले कदम होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक होते हैं। मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे ये जानना चाहूंगा, साहित्य सृजन के रास्ते पर आपके जो पहले कदम हैं वो किस तरह से पड़े, किस तरह से आपकी जो लेखनी है, कलम है, उसकी शुरुआत हुई? सच कहूँ तो प्रवीण जी, लेखनी का कहीं कहीं तो था लिखने का। पिताजी की जब मृत्यु हो गई, मैं उसको आकस्मिक तो नहीं कह सकती, वो बिस्तर पर थे, बीमार थे बहुत, और जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं बिल्कुल नहीं रोई थी। और जो मेरे बड़े भाई थे उन्होंने मुझे ढूंढा कि मैं हूँ कहाँ और सबके बीच में क्यों नहीं बैठी हूँ। जी जी। तो ऊपर जब वो आए, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे झकझोर दिया कि क्या हुआ। तब कहीं जाकर बस मैं सजल हो पाई मेरी आंखें। उसके 2-3 दिन के बाद मैंने कुछ पंक्तियां लिखी जी, छंद मुक्त जी। और वो आज भी उसी रूप में, बिना किसी संशोधन के, बिना उनमें सुधार किए, आज भी वैसी ही मेरे पास सुरक्षित हैं। और हाल ही में मुंबई में एक संस्था है चौपाल जी, वहां उन्होंने रखा था एक कार्यक्रम की जो रचनाकार हैं उनकी पहली रचना, तो मैं उसको लेके गई थी और जैसी भी वो थी, जिस भी रूप में थी, मैंने उसको वहाँ सबके सामने प्रस्तुत किया था। तो पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी पहली अतुकांत रचना, जिसका कोई शीर्षक नहीं है, और जो इंक वाला पहले पेन हुआ करता था, स्याही वाला फाउंटेन पेन, तो उसी से लिखी हुई है, वो मेरे पास आज भी सुरक्षित है। वो मेरी पहली रचना थी, मेरा पहला कदम था लेखनी के लेखन की ओर। जी जी। जैसा आपने बताया कि पिता के निधन के बाद आपको तीव्र अनुभूति हुई, सघन अनुभूति हुई, और उसके बाद आपकी कलम जो है कागज पे चली जी, और उसके बाद फिर वो सिलसिला जो है आगे चलता गया। जी। आपने जो है शुरू में कविताएं लिखी या कहानियां भी साथ साथ लिखी? मेरे ख्याल से जो भी शुरुआत होती है लेखन की, वो कविताओं से ही होती है, मेरा ऐसा मानना है। चूंकि छंद का पता नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और भाव इतनी तेजी से उमड़ते हैं मन के अंदर, भावनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि लगता है उनको जल्दी से लिख दिया जाए। जी जी। तो वो कविताएं ही पहला स्वरूप बन जाती हैं हमारी रचना का। बेशक बेशक। जैसे आपने बताया कि आपका साहित्य के प्रति रुझान शुरू हो गया, तो फिर आपने कुछ रचनाकारों को पढ़ा भी होगा। जी जरूर। तो आपके प्रिय रचनाकार, कवि, कथाकार कौन रहे, इस बारे में मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जैसे मैंने एमए हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया, तो हिंदी में मुझे महादेवी जी बहुत प्रभावित करती रही हैं, और प्रेमचंद जी तो निसंदेह ही, क्योंकि उनसे मैं प्रभावित रही। इंग्लिश में मुझे वर्ड्सवर्थ और कीट्स बहुत पसंद थे। बहुत खूब। हाँ, उनसे मैं बहुत प्रभावित रही और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव मेरी रचनाओं में आ जाता था। स्वाभाविक है जी। आपने महादेवी जी का नाम लिया जी, और महादेवी जी आधुनिक युग की मीरा के रूप में जो है उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। जी। आज हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श एक आपका महत्वपूर्ण स्थान जो है हासिल कर चुका है जी, और इसकी एक लंबी परंपरा जो है, अगर हम कहें कि मीरा और महादेवी की वक्त से ही जो है ये आपका चली आ रही है। जी। मैं वर्तमान में स्त्री विमर्श की दशा और दिशा जो आप देख पा रही हैं जी, उसके बारे में कुछ जो सोचती हैं, समझती हैं, वो बताइए। जहाँ तक मेरा सोचना है जी, जो दशा है वो बहुत अच्छी है स्त्रियों की। जी जी। वो कहीं भी पीछे नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति बहुत उनमें चेतना है
और कभी कभी तो मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख होता है, भले ही मैं भी एक स्त्री हूँ, कि जो आज लड़कियां हैं उन्हें इतने अधिक अधिकार मिल गए हैं कि उनमें एक पुरुषों के बराबर हैं, लड़कों के बराबर हैं। तो मैं ये भी थोड़ा सा मन में एक डर भी है कि विवाह से लेके और अपने सभी निर्णय, चाहे वो आर्थिक रूप से हों, चाहे वो पढ़ाई के हों, चाहे किसी के साथ रहने के हों, तो उनको लेके उनके भीतर जो चेतना होनी चाहिए कि इतनी कम उम्र में जो कानूनी तौर पर भी उन्हें इतनी स्वतंत्रता मिल गई है, क्या वो उसको संभाल पा रही हैं? जी जी जी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी आज हमारे समाज में हैं जिनका पश्चाताप न सिर्फ वो करती हैं, न सिर्फ परिवार करता है, बल्कि पूरा समाज भी हमारा कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं एक कोई उदाहरण नहीं यहाँ पर कहना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक स्वतंत्रता से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। उन्हें बहुत जिम्मेदार होकर अपनी जो मिला है उनको संभाल के रखना है और उसको स्थापित करना है। मात्र इसलिए नहीं कि उनको सब चीजें मिल गई हैं तो स्वतंत्र हो गई हैं। कहते हैं जो अधिक स्वतंत्रता मिलती है उतनी दायित्व ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिना वजह स्त्री विमर्श के लिए कि कुछ भी कर सकती हैं पुरुषों से, मेरा ये व्यक्तिगत अपना विचार है, मेरा ऐसा सोचना है। मुझे हमेशा लगता रहा है कि पुरुष की जो जरूरत है स्त्री को वो हर मोड़ पर है, भले वो पिता हो, भाई हो, पति हो, बेटा हो, मित्र ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी कहती हूँ स्त्री विमर्श को लेकर कि भले ही एक स्त्री पुरुष का पालन कर रही हो, ऐसा भी नहीं है कि स्त्रियां कहीं पीछे हैं, ऐसा भी है कि स्त्रियां ही पुरुषों को संभाल रही हैं। बहुत ऐसी भी मैंने स्त्रियां देखी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्त्रियां अकेले आगे बढ़ रही हैं, आगे उन्हें जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके रूप बदल सकते हैं। आपने एक बहुत ही उत्साहजनक बात कही कि स्त्रियों को बराबर के हक मिलने चाहिए, उनका बराबर का सम्मान उनका होना चाहिए और बराबर के अवसर उनको प्राप्त होने चाहिए। लेकिन इधर हम ये देख रहे हैं कि कुछ लेखिकाएं, कुछ कवियत्रियां स्त्री मुक्ति के नाम पर अनैतिक संबंधों, अनैतिक जीवन शैली को महिमा मंडित करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस बारे में आप के विचार हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। ये उनकी अपने व्यक्तिगत अपना जो उनका जीवन है, जी जी, वो अगर व्यक्तिगत अपने जीवन के लिए ऐसा कर रही हैं तो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कहीं से भी मुझे ठीक नहीं लगता है। जी जी, क्योंकि ईश्वर ने जो एक जगह बनाई है स्त्री पुरुष की, वो एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब एक दूसरे के साथ चलने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। समाज का उत्थान, देश का उत्थान, परिवार का उत्थान, सब कुछ एक साथ मिलकर ही वो कर सकती हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेले होकर कुछ भी कर सकती हूँ। कोई मेरे साथ होना चाहिए। जी जी, कोई होना चाहिए। मेरी अपना व्यक्तिगत, मेरी तो राय यही है, जो इस तरह की बातें करती हैं उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है, वो उनकी अपनी सोच है। आपके गीत हम जो है जी सुनवाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। ये जो साथ चलने वाली आपका हमारी संस्कृति रही है जी, ऐसा कोई गीत जो है हम चाहेंगे। एक मैं गीत पढ़ती हूँ उन सभी के लिए जो स्त्रियां खुद से बहुत आगे निकल गई हैं, ठीक है, लेकिन जो नहीं निकल पा रही हैं उनको भी मैं ये बात कहती हूँ कि हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रास्ते हैं हमारे लिए, थोड़ा वक्त लगता है उसके लिए। तो एक गीत की पंक्तियां पढ़ देती हूँ कि मत इतना घबराया कर तू, दुख से आंख मिलाया कर, मत इतना घबराया कर तू, दुख से आंख मिलाया कर, क्यों तू इतना व्याकुल पगले मुश्किल से टकराया कर, मत इतना घबराया कर तू, दुख से आंख मिलाया कर, क्यों तू इतना व्याकुल पगले मुश्किल से टकराया कर, मत इतना घबराया कर तू, माना चंदा दूर अभी, माना चंदा दूर अभी, पर मत हो तू चूर कभी, मुट्ठी भर जगमग तारे, मुट्ठी भर जगमग तारे, नभ में डटे हुए सारे, अभी बना इनको साथी, धीरज धरो मतवारे, अभी बना इनको साथी, धीरज धरो मतवारे,
रे। छोटी बड़ी सभी खुशियों का परचम बन लहराया कर, मत इतना घबराया कर, तू दुख से आंख मिलाया कर। देख जरा जलधारों को, देख जरा जलधारों को, जीवन के हर कारों को, टेढ़े मेढ़े रस्ते हैं, टेढ़े मेढ़े रस्ते हैं, इनमें ही सुख बसते हैं, टेढ़े मेढ़े रस्ते हैं, इनमें ही सुख बसते हैं। मंजिल गले मिलेगी तुझसे, शर्त यही मुस्काया कर, ना इतना घबराया कर, तू दुख से आंख मिलाया कर। बहुत सुंदर, बहुत मधुर और मोहक गीत। इसी क्रम में एक गीत आपका बड़ा चर्चित गीत है, एक फूल तब खिला रुमाल पर। वो गीत भी हम अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। जरूर कोशिश करती हूँ। इस गीत के साथ हुआ ये है जी कि मैं कोई और गीत पढ़ने के लिए भी कहीं मंच पर या किसी गोष्ठी में जाती हूँ तो लोग पहले से इस गीत की फरमाइश कर देते हैं। जी। और समय की मर्यादा होती है तो मैं दूसरा गीत पढ़ नहीं पाती हूँ। तो चलिए, यहाँ भी आपने इसी गीत के लिए कहा है तो मैं पढ़ देती हूँ। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। कितनी बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तब खिला रुमाल पर। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। रेशमी छुअन से भी डरा हुआ, घाव हर कदम पे यूं हरा हुआ। रेशमी छुअन से भी डरा हुआ, घाव हर कदम पे यूं हरा हुआ। सिसकियों ने होठ सी लिए मगर दिल में था गुबार सा भरा हुआ, दिल में था गुबार सा भरा हुआ। तुम नहीं मिले तो देर तक चला, तुम नहीं मिले तो देर तक चला, आंसुओं का सिलसिला रुमाल पर। तुम नहीं मिले तो देर तक चला, आंसुओं का सिलसिला रुमाल पर। और दूसरा बंद देखिएगा प्रवीण जी। खिल उठा रुमाल पे जो ये चमन, और इसमें प्रीत का प्रथम सुमन। खिल उठा रुमाल पे जो ये चमन, और इसमें प्रीत का प्रथम सुमन। पूछने लगी हूँ अपने आप से, ये रुमाल है कि है ये मेरा मन, ये रुमाल है कि है ये मेरा मन। दर्द की चुभन को भूलने लगा, दर्द की चुभन को भूलने लगा। फूल सा जो दिल मिला रुमाल पर, दर्द की चुभन को भूलने लगा। फूल सा जो दिल मिला रुमाल पर। कितनी बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तब खिला रुमाल पर। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। और अंतिम बंद सकारात्मक से भरी हुई बातें प्रस्तुत करती हूँ। एक फूल तब खिला रुमाल पर, आ गई घड़ी हमारे प्यार की। सामने दिखे जो तुम महक उठी, चाल बावरी हुई बयार की, चाल बावरी हुई बयार की। धड़कनों में खुशबुएं बिखर गई,
धड़कनों में खुशबुएं बिखर गई, पेड़ दिल का जब हिला रुमाल पर, कितनी बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तब खिला रुमाल पर, उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। आप जब भी इस गीत को सुनाते हो जी, हम सम्मोहित होके रह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मधुर गीत और उतनी ही आपका मोहक प्रस्तुति। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको बधाई इस गीत के लिए। नेहा जी, आप एक सजग रचनाकार हैं और तमाम विषयों पर आपकी पैनी दृष्टि जो है आपकी रचनाओं के माध्यम से दिखाई देती है। पूरा विश्व इस समय जलवायु परिवर्तन के एक मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जी, जो एक बड़े संकट, खाद्यान्न संकट और दूसरे संकटों की तरफ इशारा कर रहा है। जी। हमने पाया है कि आपने अपनी रचनाओं में प्रकृति को भी पूरा सम्मान दिया है जी। और एक प्रकृति के उपासक के रूप में भी मैं आपको देखता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो ऐसा कोई गीत भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जरूर प्रवीण जी। जहाँ तक प्रकृति की बात है तो मैं अपने मन की एक बात यहाँ खुलकर कह सकती हूँ कि अभी भी अगर कहीं जैसे अभी बरसात हुई है और अगर एक पत्ता भी नया आता है तो मैं उसको छू के निकलती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो डालियां हैं उनको, और मैं उनके साथ बहुत समय अकेले व्यतीत कर सकती हूँ। मुझे प्रकृति के साथ इतना हुआ है और एक अलग तरीके का सुकून, एक शांति, बहुत खुशी मुझे मिलती है प्रकृति के साथ। और शायद इसीलिए मैं वर्ड्सवर्थ जी से बहुत ज्यादा प्रभावित भी रही हूँ। तो एक गीत मैंने लिखा था जो कई जगह पढ़ा भी है, छपा भी है, प्रस्तुत करती हूँ। पर्यावरण के ऊपर ही है। स्वागत। जिम्मेदार बनाकर छोड़ेगा मौसम। चूंकि हम सब अपनी अपनी मनमानी में लगे हुए हैं, कोई मान नहीं रहा है। जी जी। तो जैसे मौसम ने अब ठान लिया है कि वही आपको जिम्मेदार बनाएगा। जिम्मेदार बनाकर छोड़ेगा मौसम, सबकी मनमानी का किस्सा बहुत हुआ, सबकी मनमानी का किस्सा बहुत हुआ, जिम्मेदार बनाकर छोड़ेगा मौसम। कितनी करी गुहारें पर्वत ने हमसे, कितनी करी गुहारें पर्वत ने हमसे, जंगल ने उपकार जता बचना चाहा। कितनी करी गुहारें पर्वत ने हमसे, जंगल ने उपकार जता बचना चाहा, लेकिन हम ठहरे मतलब के यार सभी, लेकिन हम ठहरे मतलब के यार सभी, मूक बधिर कुछ कहना ना सुनना चाहा, मूक बधिर कुछ कहना ना सुनना चाहा, अब अपनी पर आकर छोड़ेगा मौसम, अब अपनी पर आकर छोड़ेगा मौसम। सुनो कर्णदानी सा किस्सा बहुत हुआ, सुनो कर्णदानी सा किस्सा बहुत हुआ, जिम्मेदार बनाकर छोड़ेगा मौसम। नदियों की पावनता बचा नहीं पाए, नदियों की पावनता बचा नहीं पाए, पाट दिए तालाब बावड़ी कुएं सभी। नदियों की पावनता बचा नहीं पाए, पाट दिए तालाब बावड़ी कुएं सभी। आंख मूंद फिर खूब दुहा इस धरती को, आंख मूंद फिर खूब दुहा इस धरती को, सूख गई वो प्रश्न रहे अनछुए सभी, सूख गई वो प्रश्न रहे अनछुए सभी, मछली सा तड़पा कर छोड़ेगा मौसम, मछली सा तड़पा कर छोड़ेगा मौसम। सहज मिले
पानी का किस्सा बहुत हुआ, सहज मिले पानी का किस्सा बहुत हुआ, जिम्मेदार बनाकर छोड़ेगा मौसम। और अंतिम बंद देखिए इस गीत का, आग बबूला क्यों ना, आग बबूला कब तक ना होता सूरज, आग बबूला कब तक ना होता सूरज, आग बबूला कब तक ना होता सूरज, चंदा भी सागर को क्यों ना उकसाता, आग बबूला कब तक ना होता सूरज, चंदा भी सागर को क्यों ना उकसाता, माँ कह कर इस धरती का ये हाल किया, माँ कह कर इस धरती का ये हाल किया, पिता सरीखा अंबर कितना समझाता, अब तो सीख सिखा कर छोड़ेगा मौसम, अब तो सीख सिखा कर छोड़ेगा मौसम, सबकी मनमानी का किस्सा बहुत हुआ, सबकी मनमानी का किस्सा बहुत हुआ, जिम्मेदार बनाकर छोड़ेगा मौसम, अब तो सीख सिखा कर छोड़ेगा मौसम। बहुत ही सुंदर और एक जरूरी गीत, और मैं तो चाहूंगा कि आपका ये गीत पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको एक जरूरी संदेश मिले और उनके अंदर प्रकृति के संरक्षण के प्रति, उसके साथ व्यवहार के प्रति एक जागरूकता जो है वो आए, और ये गीत एक बड़ी भूमिका अदा कर सके। आप कैसे भावों को नमन करती हूँ प्रवीण जी। जी नेहा जी, आपकी रचनाओं में, आपके गीतों में हमें छायावाद और भक्तिवाद की झलक भी महसूस होती है जी, और कुदरत के साथ साथ आप अध्यात्म में भी आपकी गहरी रुचि है, और उस तरह की रचनाएं भी आप लिखती रही हैं, कहती रही हैं। तो अध्यात्म के प्रति आपका जो रुझान है या आपकी जो उससे लगाव है और आपका जो मन उससे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, और कोई ऐसी रचना आपके पास हो तो वो भी हमें सुनाइए। जी प्रवीण जी, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को उसकी घुट्टी में ही मिल जाता है। जी जी। मेरी जो माँ थी, मैंने उनके लिए लिखा भी, एक संस्मरण में लिख रही हूँ, उनमें मैंने जिक्र किया है अपनी माँ का, और मेरे ख्याल से हर माँ ऐसी ही रही होंगी। जी जी। तो वो बहुत पूजा पाठी थी, और हम घर में हमने वही सारा जो वातावरण था वही देखा। कहीं ना कहीं से ये भावना भीतर ही भीतर पनपती गई, और जैसे जैसे बड़े हो गए, आज जैसे अभी वो एक कोई पिक्चर आई है, उसका नाम यहाँ पर नहीं कहना चाहती, तो दुविधा में है, बच्चों को पता नहीं चल रहा है अपने परिवार का, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, परंपराओं का, तो कहीं ना कहीं बिखर रहा है हमारा समाज। तो घर से अगर हमें ऐसे संस्कार मिले, हमें पता चला कि धर्म क्या है, किस तरह अपने हमारा रुझान होना चाहिए, तो धीरे धीरे हो गया, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है, एक दिन में कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ये एक सतत प्रक्रिया है जी। तो एक बहुत रुझान रहा, परिवार का ऐसा एक वातावरण रहा, तो मैंने बहुत सारे भक्ति गीत भी लिखे हैं। सुंदर सुंदर जी। तो एक भक्ति गीत आप जरूर, मुझे पता था जरूर कहेंगे। जी जी, एक भक्ति गीत में प्रस्तुत करती हूँ। आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, घिर गए सखियों बीच मुरार, घिर गए सखियों बीच मुरार, आया होली का त्योहार, देख अकेला मनमोहन को सखियां पकड़ न चावे, देख अकेला मनमोहन को सखियां
पकड़ न चावे, लोक लाज का तोड़ के घेरा अपने अंग लगावे, मले गुलाल गाल कान्हा के, मले गुलाल गाल कान्हा के, मन में उमंग अपार, आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार। रंग भरे कल से सखियों ने श्याम शीश ढुलकाए, रंग भरे कल से सखियों ने श्याम शीश ढुलकाए, खुल गए केश उलझ गई माला, सांवरिया घबराए, खुल गए केश उलझ गई माला, सांवरिया घबराए, केसर टेसू के रंगों की, केसर टेसू के रंगों की, पड़ी शीश पर धार, आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार। संग मिले जो मनमोहन का, ये फागुन नित आए, संग मिले जो मनमोहन का, ये फागुन नित आए, नंद लला के प्रेम रंग में ये जीवन रंग जाए, प्रेम रंग रस भीगी सखियां, प्रेम रंग रस भीगी सखियां, प्रगट मन उद्गार, आया होली का त्योहार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भक्ति गीत तो था ही, जी। उसके साथ साथ ये श्रृंगारिक गीत भी था और ये सांस्कृतिक गीत भी था और हर दृष्टि से एक बहुत ही समृद्ध गीत था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। नेहा जी, आपका जन्म गाजियाबाद में हुआ, जी जी, आपकी शिक्षा दीक्षा गाजियाबाद में हुई है और गाजियाबाद से निरंतर आना जाना रहा है। बेशक आप मुंबई में भी जाके रही हैं और अब नोएडा रह रही हैं, लेकिन गाजियाबाद के साहित्यिक परिवेश से आप काफी लंबे अरसे से परिचित हैं और उसमें आपकी सहभागिता रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पुराने परिवेश और जो वर्तमान परिवेश है, जी, जो आप पिछले 3 या 4 दशक से आपका देखते हुए आ रहे हैं, तो उसमें किस तरह के बदलावों को आप देख पाए हैं और आज का जो परिवेश है उसको आप कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रवीण जी, पहले तो मैं यही कह दूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं गाजियाबाद में मेरा जन्म हुआ, पली बड़ी, शिक्षा पाई मैंने यहाँ, और जो यहाँ का साहित्यिक वातावरण है उसमें मैं कुछ ना कुछ योगदान कर पाई, सहभागी बन पाई उसमें। एक बहुत पुरानी संस्था थी, अभी भी है, पहले पराग जी उसके वही संस्थापक भी रहे जी। और किताब नाम से, अभी अमर भारती भी है और संप्रति है, बारादरी है जी जी। तो और भी और अन्य अनेक और भी साहित्यिक संस्थाएं हैं गाजियाबाद में जो निरंतर प्रगति कर रही हैं। नए नए हस्ताक्षर आ रहे हैं, उसमें नवांकुर आ रहे हैं, वार्षिक उत्सव हो रहे हैं, उत्साहवर्धन हो रहा है। तो जो एक जैसे उत्सव गाजियाबाद में मनाया जा रहा है साहित्यकारों को, नए साहित्यकारों को लेकर, जो पुराने साहित्यकार हैं सब बहुत ही उन्हें अपना संरक्षण दे रहे हैं, उनका सहायता कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में किसी ना किसी रूप में जी। तो उन्नति तो बहुत हुई है साहित्य की, बहुत, चूंकि पहले जो 2, 3, 4, 5 संस्थाएं थी, आज संस्थाएं भी बहुत बढ़ गए, उनका स्वरूप भी बहुत बड़ा हो गया है, बहुत विस्तृत हो गया है। अब कथाओं का भी है एक मंच और गीतों का भी है, और गीत और गजल और कविताएं, खैर इनका तो एक सम्मिलित रूप है, लेकिन कथाओं का भी एक मंच हमारे गाजियाबाद में है। वहाँ कथाएं पढ़ी कही जा रही है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। और अमर भारती एक संस्था हो गई है, देखिए उसने भी कितना स्थापित एक संस्था है, और बारादरी हर
वहाँ उसमें एक गोष्ठी होती है, संप्रति एक बहुत स्थापित संस्था है, बड़े बड़े साहित्यकार उससे जुड़े हुए हैं। तो गाजियाबाद साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध शहर है अपने आप में। मैं मुंबई भी रही हूँ, वहाँ भी 7-8 साल में रही, लेकिन जो गाजियाबाद का एक अपना स्वरूप है साहित्य को लेके, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत उसका बहुत समृद्ध साहित्य है। नेहा जी, आप सृजन संवाद के पटल पर आई और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। नमस्कार दोस्तों, हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।